और रासायनिक बल गतिकी में अपना शुरू में अपन ने जो पढ़ लिया था वो था अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेग स्थिरांक क्या होता है, और उसमें हमने अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या पढ़ा था। आज हम जो विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और उस शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण तथा उसकी अर्ध आयु वो हमें पढ़ना। सबसे पहले हम शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उस शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के लिए अपन उसको सांद्रता के पदों में लिखते हैं तो जो सांद्रता के घातांक हैं उन घातांकों का जो योग है वो उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम उसका वेग निर्धारक पद लिखेंगे तो उस वेग निर्धारक पद में सांद्रता का घातांक शून्य आएगा और इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका वेग अभिकारकों की सांद्रता शून्य घातांक के समानुपाती होता है, इस ढंग से भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे पहला उदाहरण है H2 + Cl2 gives twice HCl। यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है क्योंकि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यह फोटॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है कि अगर फोटॉन उपलब्ध हैं तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के बंध को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नए बंध बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम फास्फीन का अपघटन लें तो फास्फीन के अपघटन से हमें फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलता है। यह अभिक्रिया भी उत्प्रेरक मोलिब्डेनम की उपस्थिति और हाई प्रेशर पर निर्भर करती है। यह अभिक्रिया फास्फीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से हम अमोनिया का अपघटन की बात करें तो अमोनिया का जो अपघटन है वो भी टंगस्टन की उपस्थिति में और हाई प्रेशर की उपस्थिति में होता है और इसलिए यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। कुल मिलाकर हमने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक A है और वो अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित होता है तो वो जो अभिक्रिया की दर है वो इस A की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अगर हम इसका वेग लिखना चाहें तो इसका जो वेग v है उस वेग v को हम dx/dt से लिखते हैं और A के पदों में लिखें तो यह A की सांद्रता में कमी की दर, परंतु यह A की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उसकी घातांक मैंने क्या लगा दी 0। A की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट में प्रारंभिक सांद्रता के घातांक 0 के समानुपाती होती है। इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी भी ले ली जाए उससे अभिक्रिया के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस पद को हम और व्यवस्थित ढंग से लिखें तो हम लिख सकते हैं dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴, या dx/dt प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक लगाना पड़ेगा जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमारा k0 होता है और ये हो गया a⁴, और जब किसी भी पद की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है और इसलिए हम इसको सीधा जब a0 का मान हम 1 रख देंगे तो ये हो गया k0 × 1
और k0 इंटू 1 का मतलब हो गया dx/dt बराबर k0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई और यहाँ हम लिख सकते हैं a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 होने की वजह से 1 होने की वजह से k0 बराबर हमारे पास क्या आ गया dx/dt। और इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt इज इक्वल टू k0। इस समीकरण 1 को अगर हम और व्यवस्थित ढंग से लिखें तो ये हमारे पास हो गया dx बराबर k0 dt। और अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर ये गणितीय कॉन्सेप्ट है। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये हमारे पास किस ढंग से हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k0 इंटीग्रेशन ऑफ dt। k0 एक नियतांक है और नियतांक का समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt। और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t। और इस तरह से यहाँ पर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू k0t। परंतु जब भी कोई समाकलन किया जाता है तो उसके साथ एक स्थिरांक आता है और उस स्थिरांक को समाकलन स्थिरांक कहते हैं I, जहाँ I समाकलन स्थिरांक है, जहाँ I क्या है, समाकलन स्थिरांक। और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास जो प्रारंभिक परिस्थितियाँ थी वो सारी प्रारंभिक परिस्थितियाँ हम रख देंगे। प्रारंभिक परिस्थितियाँ क्या थी कि जैसे t बराबर 0 तब x बराबर भी 0। कितने मोल अपघटित हुए थे, 0 मोल अपघटित हुए थे। तो t बराबर 0 तब x बराबर भी 0 जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास हो गया 0 बराबर k0 इंटू 0 प्लस i। k0 इंटू 0 का मान क्या हो गया, 0 बराबर 0 प्लस i। और इसके सरल करने पर हमारे पास समाकलन स्थिरांक का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास आ गया i बराबर 0। और इसलिए वो जो हमारे पास i बराबर 0 आया वो मान अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं, x इज इक्वल टू k0t प्लस i जो हमारे पास आया था, उसमें i बराबर जब हम 0 रख देंगे तो हमारे पास इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा x बराबर k0t। और i की जगह हमने 0 रख दिया तो x बराबर k0t आ गया हमारे पास, है ना। और इसलिए इसको अगर हम और ढंग से लिखें तो हमारे पास हो गया k0 बराबर x/k0, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक जब हमको निकालना हो तो t सेकंड में जो अभिकर्मक है उसके कितने मोल अपघटित होते हैं वो अगर हमको पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो समीकरण आया x इज इक्वल टू k0t, इसकी अगर हम गणितीय समीकरण से तुलना करें तो सरल रेखा का एक समीकरण हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx, उसके जैसा है, जहाँ y क्या है, y अक्ष, x क्या है, x अक्ष, और यहाँ पर हमारे पास y की जगह क्या है, x, यानी कि अपघटित होने वाले मोलों की संख्या। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, t। और इनके बीच में जब हम एक ग्राफ खींचेंगे तो वो जो ग्राफ है वो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। और वो जो सरल रेखा होगी उसका जो ढाल होगा वो tan थीटा बोलेंगे इसको। और ये tan थीटा जो इसका ढाल होगा उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जहाँ डेल्टा x और ये डेल्टा t है। तो इस तरह से एक ग्राफीय आलेख भी इसका हम कर सकते हैं। इसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण।
शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये जो समीकरण हमारे पास आई है उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग। अब इसी से संबंधित एक और आर्टिकल जो हमको पढ़ना है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्धायु मतलब आधा समय। कौन सा आधा समय? वह आधा समय जबकि सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिकारकों की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हमको अर्ध आयु निकालनी है तो मान लेते हैं हम कि माना कि प्रारंभिक सांद्रता जो है, माना कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता बराबर A है, तो T हाफ समय पूरा होने पर सांद्रता क्या हो जाएगी? T हाफ समय पूरा होने पर सांद्रता भी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। और इसलिए अगर हम इसको पूर्ववर्ती हमारी जो समीकरण थी कौन सी? K0 बराबर x अपॉन T, इसमें कितने मोल अपघटित हो गए? आधे मोल अपघटित हो गए। तो हम वो आधे मोल यहाँ रख दें, तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया A/2 और T की जगह हम रख दें T हाफ। अर्ध आयु में आधे मोल हो गए, तो सरल करने पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये सरल करने पर बनेगा K0 = A अपॉन 2T हाफ। T हाफ का मतलब अर्ध आयु। या इसी समीकरण को हम दूसरे रूप में अगर लिखें तो दूसरे रूप में लिखने पर ये हमारे पास इस ढंग से आ सकती है। तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी T हाफ यानी कि अर्ध आयु बराबर A/2K0। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हमको उसकी प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है अभिकर्मक की और साथ ही साथ वेग स्थिरांक दे रखा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में हम उसकी अर्ध आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो था शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसका वेग समीकरण, उसका समाकलित वेग समीकरण और उसकी अर्ध आयु।